नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों CDP में हम अभी तक पढ़ रहे थे अधिगम अधिगम के सारे सिद्धांत, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम के वक्र, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे। अधिगम का वक्र पढ़ने के बाद आज हमें आगे बढ़ना है और स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा की। कौन सा टॉपिक? आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये टॉपिक, अभिप्रेरणा। देखिए, पूरी की पूरी जो आपका अधिगम है, जो आपका पूरा का पूरा अधिगम है, जो आपका पूरा का पूरा कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, या फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वो है आपका क्या है? वो है आपका अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ये इस चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किसी कार्य को करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे उतना ही अच्छा आप उस चीज में परफॉर्म कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब कि कुछ भी करना हो इस जिंदगी में, अगर आपको कोई भी रास्ता चुन के कहीं पर भी कुछ भी करना हो कि अपने जीवन को सकारात्मक पक्ष देना है कि नकारात्मक पक्ष देना है, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कैसे मोटिवेटेड हैं, आपने मोटिवेशन का कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा ये टॉपिक, अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। दिख रहा है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की कि क्या होता है मोटिवेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्या होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, अभिप्रेरणा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहले कोई शब्द आता है तो हमारे लिए यह जरूरी होता है कि हम यह जान लें कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आंतरिक उत्तेजना। आप अंदर से, आंतरिक मींस अंदर से किसी कार्य को करने के लिए कितने उत्तेजित हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक उत्तेजना। तो अभिप्रेरणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? आंतरिक उत्तेजना। समझ में आई बात? शाब्दिक अर्थ है अभिप्रेरणा का आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा को एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा को एक अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? अभिप्रेरणा को एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है। क्या कहा गया है? अनिवार्य स्थिति। अब किस चीज के लिए यह अनिवार्य स्थिति? तो अधिगम के लिए यह एक अनिवार्य स्थिति है। किस चीज के लिए अनिवार्य स्थिति है? तो अधिगम के लिए यह एक अनिवार्य स्थिति है। जब तक आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक आपका अधिगम नहीं हो सकता है। तो अधिगम पढ़ने के बाद आज हम एक अधिगम का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेके चले हैं, अभिप्रेरणा। देखिए, अधिगम इसको क्या कहा गया है? अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। इस अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। और क्या क्या कहा गया है उसको देखते हैं हम लोग। इसको कहा गया है अनिवार्य स्थिति। और क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सुनहरी सड़क। क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सुनहरी सड़क या गोल्डन रोड। गोल्डन रोड किसके लिए? अधिगम के लिए। किसके लिए? अधिगम के लिए इसे सुनहरी सड़क कहा गया है। अधिगम के लिए इसे
सुनहरी सड़क कहा गया है। और क्या कहा गया है? और इसको कहा गया है सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। तो ये रही कुछ बातें। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। इंग्लिश में अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। क्या है अभिप्रेरणा? तो अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। और क्या कहा गया है? अधिगम के लिए एक सुनहरी सड़क है। और क्या है? अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है अभिप्रेरणा। किसने कहा है इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग? तो स्किनर ने कहा है इसे अधिगम का एक सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। इसे किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? तो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग इसे कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने इसे कहा है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा शब्द की। तो अभिप्रेरणा शब्द दिख रहा है यहां पे अभिप्रेरणा शब्द जो है आपका, अभिप्रेरणा शब्द आपका इंग्लिश के शब्द मोटिवेशन, इंग्लिश के शब्द मोटिवेशन से बना है। इंग्लिश के शब्द मोटिवेशन से बना हुआ है ये। और जो आपका इंग्लिश का मोटिवेशन शब्द है ये आया है लैटिन के मोटम शब्द से। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है आपका ये एक इंग्लिश वर्ड है। तो अभिप्रेरणा शब्द का अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन को ये है इंग्लिश वर्ड है। और ये इंग्लिश वर्ड कहां से आया है? तो ये इंग्लिश वर्ड आया है मोटम शब्द से। कौन से शब्द से? मोटम शब्द से आया है। मोटम लैटिन भाषा का शब्द है। तो अभी यहां से आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं। यहां से अभी तक जो पूछा गया क्वेश्चन है वहां से सबसे इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पहला शब्द बनता, पहला क्वेश्चन जो आज तक बना है वो है अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग क्या है? तो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो है वो सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, ऐसा स्किनर ने कहा है। एक क्वेश्चन और बना है यहां से आप सभी के पेपर्स में कि जो आपका मोटिवेशन शब्द है ये किस लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। किस भाषा से? लैटिन भाषा। शब्द कौन सा है? मोटम। मोटम शब्द से बन के आया है आपका मोटिवेशन। तो यहां से आपके दो क्वेश्चंस निकल के आए। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? मोटम। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? तो इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग इसे किसने कहा है? तो इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग स्किनर ने कहा है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखते हैं, देखिए टॉपिक तो काफी बड़ा है लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से बनते हैं हमें वही टॉपिक वही चीज को सबसे अच्छे से लेकर के चलना है। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो बनते हैं इसके तत्व से। दो टॉपिक, इसके तत्व और साथ ही साथ इसके प्रेरक। ठीक है, तो इसके तत्व और इसके प्रेरक। चलिए शुरू करते हैं हम बात इसके तत्वों की और इसके प्रेरकों की। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके तत्वों की और इसके प्रेरकों की। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेरक की।
तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के दो प्रेरकों के बारे में बताया है। मैस्लो ने प्रेरकों के दो प्रकार बताया है। एक सेकंड, जो आपका मोटम शब्द है, एक सेकंड और कुछ चीजें जान लेते हैं। मोटम शब्द का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। तो मोटम शब्द का अर्थ होता है चलाना, मतलब किसी चीज को चलाना या गतिशील बनाना, उसको मूवेबल बनाना, गतिशील बनाना, इसका अर्थ है। मोटम शब्द का अर्थ है किसी चीज को चलाना या गतिशील बनाना। समझ में आई बात? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमको क्या करता है? मोटिवेशन हमको चलाता है। मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन हमको चलाता है। मोटिवेशन क्या करता है? हमें चलाता है मोटिवेशन। ठीक, मोटिवेशन हमें क्या करता है? मोटिवेशन चलाता है, इसलिए मोटम शब्द का अर्थ है चलाना या गतिशील बनाना। चलिए अब बात करते हैं हम अब्राहम मैस्लो की। तो अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन के दो तत्व बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन के दो तत्व बताए हैं। कितने? सॉरी, दो प्रेरक बताए हैं। मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक, मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं। मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं। जो आपका पहला प्रेरक है वो है जन्मजात। कौन सा? जन्मजात। पहला है आपका जन्मजात प्रेरक। पहला कौन सा है? जन्मजात प्रेरक। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका अर्जित प्रेरक। दूसरा कौन सा है? अर्जित प्रेरक। अब जन्मजात प्रेरक के दो पार्ट, जन्मजात प्रेरक के हैं दो पार्ट। ठीक है, आपके जन्मजात प्रेरक के दो पार्ट करते हैं। क्या? कौन कौन से? आपका क्या है जो आपको बचपन से मोटिवेट करती है कोई कार्य करने के लिए? भूख, प्यास। ये दो ऐसे हैं, और भी ढेर सारे हैं। दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। भूख और प्यास ऐसे दो प्रेरक हैं जो आपको बचपन से या जन्मजात, जैसे आप पैदा होते हैं तुरंत आपको भूख लगती है और उसके तुरंत बाद आपको प्यास लगती है। ये आपको कहीं से सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या क्या आता है? उसके बाद आपके पास आता है अर्जित प्रेरक। तो अर्जित प्रेरक के भी दो पार्ट कर लेते हैं। आदमी किस चीज के लिए मोटिवेट रहता है? हमेशा सम्मान पाने के लिए। जैसे ही आप बड़े होंगे थोड़ा सा, आप सम्मान पाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। आप संपत्ति के लिए मोटिवेट हो जाएंगे कि कैसे भी करें लेकिन संपत्ति आनी चाहिए, उसके लिए बहुत मोटिवेशन है हमारे अंदर। तो ये हो गए, मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं, प्रेरकों के दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रेरक है आपका जन्मजात, दूसरा है अर्जित। पहला है जन्मजात, दूसरा है अर्जित। तो जन्मजात में आपका आया भूख और प्यास, अर्जित में आया आपका सम्मान और संपत्ति। बात करते हैं अब हम अभिप्रेरणा के तत्वों की। अभिप्रेरणा के तत्व किसने दिया है? अभिप्रेरणा के तत्व दिया है हल ने। अभिप्रेरणा के तीन तत्व दिया है जो हल ने दिया है। अभिप्रेरणा के तत्व, हेडिंग डाल लीजिएगा, अभिप्रेरणा के तीन तत्व हल ने दिया है। लिखिएगा, अभिप्रेरणा के तीन तत्व हल ने दिया है। अभिप्रेरणा के तीन तत्व हल ने, अभिप्रेरणा के तीन तत्व हल ने दिया है। किसने दिया है? हल ने दिया है। लिखिएगा, पहला है आपका आवश्यकता। पहला है आपका आवश्यकता, लिखिएगा, इसको ऐसे बनाइएगा,
कौन कौन से 3 तत्व हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है? आवश्यकता, दूसरा है आपका प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, तीसरा है आपका प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा के ये 3 तत्व हैं। क्या होता है प्रणोद, जानते हैं? प्रणोद मीन्स होता है प्रसन्नता या खुशी। अगर आपको कोई काम करने में खुशी मिलती है, अगर आपको कोई काम करने में खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हर्ष या उत्साह होता है, तो आप उस काम को करने के लिए सदैव मोटिवेटेड रहते हैं। आप उस कार्य को करने के लिए सदैव मोटिवेटेड रहते हैं। आप उस कार्य को सदैव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आप सोचते हैं कि ये कार्य करने को मिले तो आपको उस कार्य में खुशी होने लगती है और अपने आप ही आपके अंदर अभिप्रेरणा आती है। आप आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन उत्पन्न होता है, आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न होती है उस कार्य को करने के लिए। यही हुआ आपका प्रणोद। प्रोत्साहन, अगर आप किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हैं। और तीसरी जो चीज है वो है आवश्यकता। आवश्यकता आवश्यकता हमें जिस भी चीज की होती है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, हमें नीड होती है, तो उस कार्य को करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम खुद को मोटिवेट रखते हैं उस कार्य, किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं हम कुछ परिभाषाओं की, अभिप्रेरणा की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। परिभाषाएं, देखिए परिभाषाएं बहुत हैं, हमें बस इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की ओर बढ़ना है। हमें इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देख लेना है, ठीक है, क्योंकि देखिए सबकी परिभाषाएं तो कवर करना इंपॉसिबल है, पर हाँ ये आपके ऊपर है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज रख पाते हैं या मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी परिभाषाओं को मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है गुड महोदय की। किसकी डेफिनेशन है जो हम पहली लेने जा रहे हैं? सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमारी वो है क्लार्क गुड की। किसकी डेफिनेशन है? क्लार्क गुड। इन्होंने कहा है कि किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना। किसी कार्य को आरंभ करना, देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट यहां से मिला आपको, किसी कार्य को आरंभ करना, ये फिर यहां पे कॉमा, जारी रखना, आरंभ करना, जारी रखना और जो तीसरी चीज आ गई इसे नियमित बनाना। इस डेफिनेशन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए परिभाषाएं मैं और बताऊंगा, परिभाषाएं मैं आपको और लिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो यानी कि कोई बात होगी। ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। गुड साहब की डेफिनेशन, क्लार्क गुड इनका पूरा नाम है। तो इस डेफिनेशन को याद रखना है कि किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, और उसे नियमित बना देना अभिप्रेरणा है, और उसे नियमित बना देना अभिप्रेरणा है। ठीक है, अभिप्रेरणा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली है। क्लार्क गुड की डेफिनेशन बार बार कह रहा हूं, इसको याद रखना है। 3 पार्ट,
आरंभ करना, किसी किसी क्रिया को, कार्य को या क्रिया को आरंभ करना, फिर उसे जारी रखना और नियमित बना देना। ये तीन पार्ट, आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना, अभिप्रेरणा है। सेकंड, जो दूसरी डेफिनेशन हम लोग लेने जा रहे हैं वो है थॉमसन की। किसकी डेफिनेशन है? थॉमसन की। थॉमसन सेकंड, थॉमसन। तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोई और भैया ब्लू 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 देखते हैं। लग तो अच्छा रहा है पर ये चल ब्लैक रहा है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक। जो तीसरी डेफिनेशन हम लोग लेने जा रहे हैं, थर्ड डेफिनेशन जो हमारी होने वाली है वो है मैकडूगल की। किसकी डेफिनेशन है? मैकडूगल। मैकडूगल बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन। मैकडूगल साहब की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभिप्रेरणा से जानते हैं आप लोग कि मैकडूगल कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी जुड़ी हुई इनकी डेफिनेशन है। मैकडूगल खुद ही जब अभिप्रेरणा से इतने जुड़े हुए हैं तो इनकी डेफिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्था है। मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो किसी कार्य को ढंग से करने के लिए जो किसी कार्य को ढंग से करने के लिए तैयार करती है। जो किसी कार्य को ढंग से करने के लिए तैयार करती है। ये रही आपकी मैकडूगल साहब की डेफिनेशन। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्था है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है, अवस्था है, जो किसी कार्य को ढंग से करने के लिए तैयार करती है। देखिए, अगर आप एक अच्छे फिजिकल कंडीशन में हैं, अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा है, आप दिमागी रूप से स्वस्थ है, दिमागी रूप से खुश है, तो आपका कार्य जो है वो अपने आप ही अच्छा होने लगता है। आप जब खुशी के साथ किसी कार्य को करते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यही कहा है मैकडूगल साहब ने कि अभिप्रेरणा वह व्यक्ति की वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार करती है। जो किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार करती है। एक डेफिनेशन और लेते हैं हम लोग गेट्स एवं अन्य की। गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य मीन्स गेट्स और इनके साथ साथ जो इनके हेल्पर लोग थे, इनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा है मोटिवेशन के बारे में, आइए देखते हैं।
दिख रहा है ना, अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर, दिख रहा है ना, अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वह शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक, प्राणी के भीतर वह शारीरिक व मानसिक दशा, अब ये नहीं काम करेगा भैया, ब्लू मार्कर लाना पड़ेगा आज। प्राणी के भीतर वह मानसिक दशा है, वह मानसिक दशा है वह मानसिक दशा है जो कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती, जो कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लगभग लगभग मिलती जुलती परिभाषा है मैकडूगल, गेट्स और अन्य की। समझ में आ रहा है ना। एक और डेफिनेशन, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, गुड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो यही डेफिनेशन है, क्योंकि बहुत बार पेपर्स में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया है कि अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग या सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है। तो स्किनर ने कहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, फिर से लिख लेते हैं ताकि आप कभी भूले ना। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो ये रही आपकी डेफिनेशंस, कुछ मोटिवेशन की। बाकी डेफिनेशंस तो बहुत हैं, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी भी कवर करें वो कम ही पड़ जाएगी। तो आपकी मेन सभी डेफिनेशंस को कवर कर लिया है मैंने। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशंस को मेमोराइज रखने में सफल होते हैं, कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशंस को याद रख पाते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम डेफिनेशंस जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई थी वो मैंने कवर कर दी, ठीक है। इसमें दो डेफिनेशन, गुड और स्किनर, ये दो बहुत बार पूछी गई हैं, इसीलिए बार बार मेरा फोकस रह रहा है कि आप लोग इसे बिल्कुल भी लापरवाही ना करिएगा। कोई भी, अब कम से कम अभिप्रेरणा में दो तो बिल्कुल कहीं इधर उधर होनी ही नहीं चाहिए कि ये क्लार्क गुड की डेफिनेशन और स्किनर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, तो इसे बहुत बार अगर पूछी गई है तो उसी हिसाब से आपको भी इन पे मेहनत करनी चाहिए, याद रखना ही चाहिए। बाकी गुड इनफ अगर आप सारी की सारी याद रखने में सक्षम है, क्योंकि क्या भरोसा, पिछली बार क्लार्क पूछा था तो इस बार थॉमसन पूछ ले, मैकडोवेल पूछ ले, गेट्स पूछ ले, या किसी और को भी पूछ ले, क्योंकि परिभाषाएं बहुत हैं और ये एग्जामिनर के ऊपर है। मैंने बस इंपॉर्टेंट लोगों की परिभाषाएं कवर कर दी हैं। चलिए बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। इसको मिटा दें, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इतना टाइम भी बहुत है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जो लोग लिख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को रोक के लिख लेंगे। वैसे लिखने का काम साथ ही साथ करते रहा करिए, ज्यादा आसानी पड़ेगी। जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं इतने आराम से लिखता हूं कि आप लोग भी बहुत आराम से मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दी वाला काम नहीं है, सब हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि मोटिवेटेड हैं हम और आप।
हम मोटिवेटेड हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए और आप मोटिवेटेड हैं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, और जो दोनों लोग दोनों साइड से मोटिवेशन है तो रिजल्ट कैसे बेकार होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हैं, ओवर मोटिवेटेड भी मत हो जाइए, लिमिट में रह के मोटिवेट भी होना है। क्या होना है? मोटिवेट। अब इसमें किसी को कुछ और सुनाई दे रहा हो तो वो बात अलग है, हम तो बस मोटिवेट कह रहे हैं। अब इसमें बहुत लोग मोटा वेट कह देंगे। चलिए बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। हेडिंग डाल लीजिएगा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत में हम जो पहली डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, या फिर पहला जो सिद्धांत लेने जा रहे हैं, वो है थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, बात करते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मीन्स होता है आंतरिक, इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है? आंतरिक। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। अब आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है तो सिद्धांत दिया किसने? तो प्रतिपादन इसका किसने किया है? यह सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक कौन है? तो हार्लो महोदय ने दिया है ये सिद्धांत। हार्लो ने, किसने दिया है ये सिद्धांत? हार्लो ने। अपना अध्ययन इन्होंने किस पे किया? अध्ययन इनका था किस पे था? अध्ययन किस पे था? तो इन्होंने अपना सिद्धांत देने के लिए अपना अध्ययन किया था सबसे समझदार प्राणी पे। प्रतिपादक हार्लो है, अध्ययन किस पे किया है? बंदरों पे किया है। अध्ययन किस पे किया है? बंदरों पे किया है। जो थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या आंतरिक प्रेरणा का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन हार्लो ने किया है। अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने बंदरों पर अध्ययन किया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसने दिया है, या आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हार्लो ने। अपना अध्ययन इन्होंने किया था बंदरों के ऊपर। इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया था? बंदरों पे। और इसका रिजल्ट क्या आया था? सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कोई चीज क्यों छोड़े, सब कुछ पता होना चाहिए भाई। निष्कर्ष क्या निकाला था इस सिद्धांत का इन्होंने? कि भले ही किसी कार्य को हम लालचवश शुरू करें, भले ही किसी कार्य को हम लालचवश शुरू करें, ठीक है, भले ही किसी कार्य को हम लालचवश शुरू करें, पर बाद में उस कार्य को करने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाते हैं। बाद में उस कार्य को करने के लिए हम स्वतः आंतरिक रूप से स्वतः प्रेरित हो जाते हैं। अब समझिएगा इसको डेफिनेशन। ये तो हो गई बात मोटी मोटी आपकी सिद्धांत की। अब इसको समझेंगे कैसे? समझने के लिए चाहिए होता है एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल जिससे आप खुद को कनेक्ट कर पाए। अच्छा, जब
एक बेसिक सा एग्जांपल लीजिए, क्या कहता है इनका सिद्धांत कि भले ही किसी कार्य को हम लालचवश शुरू करें पर बाद में उस कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से हम स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको समझिएगा एक एग्जांपल से। शुरुआत में जब आप छोटे होते हैं अक्सर कहा जाता है कि जिन बच्चों का बेस मजबूत हो जाता है, आगे चलकर वो सब पढ़ने में काफी अच्छे हो जाते हैं। हाँ, कुछ की बुरी संगति हो जाती है जिसके कारण वो नहीं भी कर पाते हैं, पर 90% केसेस में तो यही देखा गया है कि जिनके बेस अच्छा हो जाता है, जो अपना बेस अच्छा बना ले जाते हैं, वो आगे भी चलकर पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं। क्यों? कि हम उनको शुरुआत में कैसे किसी ना किसी रूप से प्रेरित करते हैं। जब हम उनके क्लास 5th 6th से उनकी क्लास में टॉप आने की आदत डलवा देते हैं। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप सब कहीं ना कहीं इस चीज नोटिस करी होगी कि जिस बच्चे को हम क्लास 5th से 6th तक थोड़ा मोटिवेट करके उसको क्लास में आदत डलवा दें कि आपको टॉप आना है, आपको टॉप करना है, ठीक है, तो होगा क्या कि वो उस बच्चे को फिर टॉप करने की आदत पड़ जाएगी और वो बच्चा फिर हमेशा ही ये कोशिश करेगा कि उसके क्लास में बेस्ट आए। और फिर फिर आपको कोई लालच नहीं देना पड़ेगा, फिर वो खुद से बैठ के पढ़ने लगेगा और अपने आप ही उसकी वो मेंटेन, जो उसकी क्लास में एक इमेज है, जो एक क्लास में एक उसका स्थान, उसको बरकरार रखने की वो हमेशा कोशिश करता है। तो ये वहां से भी आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पहले तो आपके मोटिवेशन, उसने वो कार लालच वो शुरू किया था कि मुझे प्राइज मिलेगा, पर बाद में वो खुद से इस चीज को करने के लिए उसको खुशी महसूस होने लगती है, एक आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है और वो स्वतः उस कार्य को करने लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सिद्धांत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं 1 मिनट में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। क्या है? अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसन अगर मोटी होगी तो पकौड़ी मोटी बनेगी। तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत यानी कि जब अभिप्रेरणा के 2 कारक होंगे, ठीक है। अब 2 कारण होंगे तो कौन कौन से 2 कारण होंगे इसको भी समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात जो आती है कि यह सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह सिद्धांत किसने दिया, तो प्रतिपादक तो हर्ज़बर्ग ने। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने दिया है ये सिद्धांत। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने सिद्धांत दिया। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है हर्ज़बर्ग। अध्ययन, दूसरी चीज आती है कि किस पे अध्ययन किया इन्होंने? अध्ययन गर्मी, बहुत गर्मी है भैया। अध्ययन किस पे किया? तो इन्होंने 11 जो उद्योग हैं, 11 फैक्ट्रियां हैं, उसके 200 इंजीनियर्स पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। किस पे किया था प्रयोग? 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर इन्होंने
अपना प्रयोग किया। 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर, 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर किस पे अध्ययन किया? 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर इन्होंने अध्ययन किया। प्रतिपादक अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक है आपके हर्जबर्ग साहब। अध्ययन किस पे किया? 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर। देखिए छोटी छोटी चीजें इनको याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिद्धांत याद रहेगा। इसलिए देखिए कितना शॉर्ट में आपको एक एक शब्द में मैंने लिखा दिया है। इन्होंने जो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया है हर्जबर्ग साहब ने, इन्होंने 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर किया। तो इन्होंने इसके दो पार्ट बताए। द्विकारक नाम है यानी कि दो कारण है। देखिए दो कारक, द्विकारक सिद्धांत इसका नाम है, तो यानी कि इसके दो ही कारक तो रहे होंगे। और वो दो कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक जो है आपका वो है स्वास्थ्यप्रद। क्या है? स्वास्थ्यप्रद। और दूसरा है आपका प्रेरकीय कारक। पहला कारक जो है आपका वो है स्वास्थ्यप्रद। स्वास्थ्यप्रद पहला कौन सा है? स्वास्थ्यप्रद। दूसरा कारक कौन सा है? प्रेरकीय। मींस प्रेरकीय कारक। प्रेरकीय कारक। ठीक है। अब स्वास्थ्यप्रद कारकों में कौन कौन सा आता है? जो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो, मींस जो आपको इसको स्वास्थ्यप्रद के साथ साथ एक चीज और लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं संवर्धक। जो आपको संवर्धक मीन्स होता है जो आपको समृद्ध करे। संवर्धक, संवर्धक, संवर्धक। तो संवर्धक कारक में, स्वास्थ्यप्रद कारक में कौन सा आता है? आपका आता है पैसा कमाना। कैसे भी कमाना है पर पैसा कमाना है। वेतन क्या है आपका? पैसा, वेतन हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्यप्रद और संवर्धक कारक की पैसा, एक मिनट, स्वास्थ्य क्या? स्वास्थ्यप्रद तो नाम ही है। तो पैसा, वेतन और संपत्ति। पैसा, वेतन और संपत्ति रहेगी तो ये आपके स्वास्थ्यप्रद कारक है। ठीक है। आपका संवर्धक कारक है जो आपको पैसों के मामले में अच्छा रखेंगे। ठीक है। लेकिन ये सब आपको स्वास्थ्यप्रद कारक तो हैं, लेकिन प्रेरकीय मोटिवेटिंग कारक नहीं है। ये आपके मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। सॉरी। हो सकता है आपके पास लाख पैसा होने के बाद भी आप खुश ना हो, किसी कार्य को करने में आप खुशी ना महसूस कर रहे हो। लेकिन जो ये कारक आएंगे, प्रेरकीय कारक जो भी होंगे आपके, इनको करने के, ये अगर आपके अंदर डेवलप होते हैं तो आपको वो कार्य करने में खुशी मिलेगी। क्या होगा? आपको वो कार्य करने में खुशी मिलेगी। तो कौन कौन से हैं वो कारक? अगर किसी कार्य को करने से आपको क्या क्या मिलेगा जिससे आप प्रेरित होंगे उस कार्य को करने के लिए? अगर आपको सम्मान मिले कहीं से, आप हमेशा उस कार्य को करना चाहेंगे जिसको करने से आपको सम्मान मिलता हो। आपको सम्मान मिलता हो तो उस कार्य को करने में आप हमेशा ही गर्व महसूस करेंगे। पहचान बने आपकी समाज में। आदमी मरता है सम्मान और पहचान के लिए। इतने इतने कांड हो रहे हैं सिर्फ पहचान बनाने के लिए। ठीक है। तो सम्मान मिले, पहचान मिले, और कहीं इससे भी बड़ी चीज कि निर्णय में भूमिका रखने को मिल जाए, कि जो निर्णय हो उसमें की राय ली जाए, तब तो बात ही अलग। निर्णय में भूमिका अगर आपकी मिल जाए तब तो बात ही भैया चंगी है। अगर आपकी निर्णय में भी कहीं भूमिका होने लगी तब तो फिर बात ही ना पूछो। तो आपके पास अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, प्रतिपादक है हर्जबर्ग, अध्ययन किया है 11 उद्योगों के 200 इंजीनियर्स पर, और दो कारक में इन्होंने पहला कारक बताया है स्वास्थ्यप्रद या संवर्धक कारक। स्वास्थ्यप्रद या संवर्धक कारक, जो कि इसमें आता है आपका पैसा। संवर्धक कारक में आपका क्या क्या आता है? पैसा आता है, वेतन आता है, संपत्ति आती है। पैसा, वेतन और संपत्ति आती है। दूसरा कारक जो है आपका वो है प्रेरकीय कारक। इसमें आता है आपको सम्मान दिलाने वाली कारक।
पहचान दिलाना, निर्णय में भूमिका, ये इतने कारक हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका निष्कर्ष लिख लीजिएगा। सिद्धांत का निष्कर्ष, पैसा, गर्मी है यार, पैसा चिंता मुक्त, पैसा चिंता मुक्त बनाता है, पैसा चिंता मुक्त बनाता है, इसलिए दिखा ना, इसलिए संवर्धक है, जबकि पहचान, सम्मान, जबकि पहचान, सम्मान प्रेरकीय। इसको लिख लीजिएगा, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सावधानी कहते कहते सब सावधानी हो गई है, सावधानी रट गया है एकदम से। ठीक है, अब देखिएगा, पैसा आपको चिंता मुक्त बनाता है, इसीलिए यह स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन प्रेरकीय नहीं है। आपको पैसा कभी प्रेरणा नहीं देता है। पैसा चिंता मुक्त बनाता है, पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा। आप लाखों रुपए अपने ऐसे लाइफ में बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे कि आईएएस ऑफिसर्स ने आज अपनी जॉब छोड़ के टीचिंग की जॉब शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे वो खुशी नहीं मिल रही थी। दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे वर डूइंग, दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। मैनी ऑफ आई हैव सीन, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर आईएएस ऑफिसर्स कोचिंग्स चला रहे हैं। क्या पैसा कम था या पहचान कम थी? सब कुछ था वहां पे, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, एक प्रेरणा नहीं थी वहां पे। और उसी, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं हो सकता है, कुछ चीजें सम्मान, पहचान, निर्णय में भूमिका, ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, पैसा, वेतन, संपत्ति कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रेरकीय कारक है। तो पैसा चिंता मुक्त बनाता है, इसलिए संवर्धक है, जबकि पहचान, सम्मान जो है इज्जत आपकी बढ़ाती है, इसीलिए ये प्रेरकीय कारक हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग लेने वाले हैं अपना नेक्स्ट सिद्धांत, हम लोग आगे बढ़ेंगे और लेंगे अभिप्रेरणा का नेक्स्ट सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपने एरोस और थैनाटोस का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, एरोस और थैनाटोस। एरोस और थैनाटोस आपके मन के ही दो भाग हैं। एरोस और थैनाटोस जो है आपके मन के दो भाग हैं। तो यही है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखना है एरोस में क्या आता है और थैनाटोस में क्या आता है। थैनोस वाला थैनोस नहीं है, थैनाटोस है। हेडिंग डालिएगा, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
अब फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके दो भाग हैं। पहला है एरोस, दूसरा है थैनाटोस। एरोस, दूसरा है थैनाटोस। एरोस, दूसरा है थैनाटोस। क्या है दूसरा? थैनाटोस। एरोस और थैनाटोस, एरोस और थैनाटोस क्या है? आपके मन के ही दो भाग हैं। अब एरोस क्या आता है? एरोस जो है ये आपकी सफलता की बात करती है। जो एरोस है ये आपकी जीवन की मूल इच्छा है, उसकी बात करती है। जीवन में जो आपको सफलता की ओर ले जाती है उसका बात करता है कौन? उसकी बात करता है एरोस। जीवन की मूल इच्छा, जीवन की मूल इच्छा, इसकी बात करता है एरोस, यानी कि सफलता की बात करता है। अगर कभी भी पूछ ले कि एरोस और थैनाटोस की बात किसने की है, तो फ्राइड ने की है। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किन दो चीजों के बारे में बात करता है? एरोस और थैनाटोस, वहां पे ऑप्शन होगा। थैनाटोस किसकी बात करता है? थैनाटोस बात करता है मृत मूल इच्छा की, यानी कि असफलता की। किसकी? मृत मूल इच्छा, मतलब जो कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं, मृत मूल इच्छा की बात करता है थैनाटोस, यानी कि असफलता की बात करता है थैनाटोस। ये आपके ही मन के दो भाग हैं। अगर जैसे कि समझिएगा कि जैसे कि आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, जीवन में अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपकी जो की मूल इच्छाएं हैं, अगर आप उनकी पूर्ति कर ले जाते हैं, अगर आप उनकी पूर्ति कर ले जाते हैं, तो आपके मन जो है वो जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। जीवन की अगर मूल इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो आप जीवन की ओर बढ़ेंगे। वही अगर आप अपनी जीवन की में कुछ पा नहीं पाते हैं, आपको जो चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं। आपके अंदर इरिटेशन बढ़ता है, होता है। इरिटेशन यानी कि कुंठा बढ़ जाती है, और जो आपको किसकी ओर ले जाती है? असफलता की ओर ले जाती है। तो जीवन की जो मूल इच्छाएं हैं, अगर आप उन्हें प्राप्त करने में सफल हैं, तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अपनी बेसिक जो मूल इच्छाएं उनको मार दिया है, अगर जो आपकी इच्छाएं हैं आपने उन्हें मार दिया है, तो यानी कि आपके अंदर से अभिप्रेरणा खत्म है। भाई अगर आपने इच्छाओं को ही मार दिया, कुछ चाहिए ही नहीं आपको, तो आपकी मृत मूल इच्छा हो गई। तो आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा कि सफलता जीवन की ओर ले जाती है, सफलता जीवन की ओर, सफलता जीवन की ओर सफलता जीवन की ओर ले जाती है, सफलता जीवन की ओर ले जाती है, जबकि कुंठा घृणा, कुंठा घृणा लिखिएगा, कुंठा घृणा, चिंता, मृत प्राणी के समान बना, मृत प्राणी के समान बना देती हैं, मृत प्राणी के समान बना देती हैं। तो देखिए यह फ्राइड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके उन्होंने बताया कि मन के दो भाग होते हैं, एक होता है एरोस, एक होता है थैनाटोस। एरोस यानी कि जो ऐसा पार्ट होता है जो कि जीवन की मूल इच्छा यानी कि सफलता की बात करता है। थैनाटोस वो होता है
जो जो लोग अपने जीवन की मूल इच्छाओं को मार देते हैं वो असफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर थैनाटोस होता है। सफलता जीवन की ओर ले जाता है, जबकि कुंठा घृणा चिंता मृत प्राणी के समान बना देता है, यानी कि आप मरे हुए व्यक्ति के समान आपको बना देता है, मरे हुए व्यक्ति के समान बना देता है। ठीक है, एक सिद्धांत हम लोग और देख लेते हैं, एक सिद्धांत जल्दी जल्दी और देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। ये सारे सिद्धांत आपके अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। एरोस थैनाटोस वाला सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा किसने दिया है, तो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसमें एरोस और थैनाटोस की बात की गई है। एरोस सफलता की बात करता है, वहीं थैनाटोस असफलता, मृत मूल इच्छा, जहां पर इच्छाओं मर गई हो आपकी, वहां की बात करता है। तो थैनाटोस बात करता है मृत मूल इच्छा की, वहीं जीवित मूल इच्छा की, सफलता की बात करता है आपका एरोस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वह अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। क्या है? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या है? इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बात क्या करता है? तो पहली बात तो ये सिद्धांत दिया किसने है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यह सिद्धांत दिया है वॉल्स एवं कफमैन ने। किसने दिया है? बाय वॉल्स एंड कफमैन। वॉल्स एवं कफमैन ने यह सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? वॉल्स एंड कफमैन ने। क्या कहता है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत? तो अभिप्रेरणा का जो प्रोत्साहन सिद्धांत है यह बात करता है दो तरह के प्रोत्साहन की। ठीक है, पहला बात करता है यह धनात्मक प्रोत्साहन, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन, तो धनात्मक प्रोत्साहन। और दूसरी बात करता है ये ऋणात्मक प्रोत्साहन की, ऋणात्मक धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा है ऋणात्मक प्रोत्साहन, धनात्मक प्रोत्साहन, और दूसरी बात करता है ये ऋणात्मक प्रोत्साहन की, यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन की। अगर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पुरस्कार, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? पुरस्कार और प्रशंसा क्या है आपका? ये है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं अगर आपको दंड दे दें, फटकार दिया जाए, डांट दिया जाए, तो आपके लिए वो क्या होगा? वो होगा आपके लिए एक निगेटिव मोटिवेशन। धनात्मक प्रोत्साहन क्या है? पुरस्कार और प्रशंसा है, पुरस्कार और प्रशंसा है। ऋणात्मक क्या है? दंड और फटकार क्या है आपका? दंड और फटकार है आपका निगेटिव मोटिवेशन। क्या निगेटिव मोटिवेशन गलत है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या कार्य करता है धनात्मक और क्या कार्य करता है निगेटिव प्रोत्साहन? इसको लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको साइड में एक डब्बा बनाकर लिख लीजिएगा, ज्यादा झुकना नहीं पड़ता है हमको। धनात्मक प्रोत्साहन, धनात्मक प्रोत्साहन वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। धनात्मक प्रोत्साहन
जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, धनात्मक प्रोत्साहन वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है और लक्ष्य की ओर ले जाता है, और लक्ष्य की ओर ले जाता है, जबकि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव प्रोत्साहन, अवांछनीय व्यवहार को खत्म करके लक्ष्य की ओर ले जाता है, जबकि नेगेटिव प्रोत्साहन अवांछनीय व्यवहार को खत्म कर देता है, खत्म करके लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐसा लिख लीजिए, अवांछनीय व्यवहार को खत्म करके लक्ष्य की ओर ले जाता है। डन। तो ये रहा आपका अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया है वॉल्स एंड कफमैन ने। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया है? इसे दिया है वॉल्स एवं कफमैन ने। इन्होंने प्रोत्साहन के दो प्रकार बताए हैं। पहला है धनात्मक प्रोत्साहन, जिसमें से आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन में आपका आता है पुरस्कार और प्रशंसा, और आपका ऋणात्मक प्रोत्साहन होता है यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन में आता है आपका दंड और फटकार। धनात्मक प्रोत्साहन वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है और लक्ष्य की ओर ले जाता है, जबकि नेगेटिव प्रोत्साहन अवांछनीय, इसको याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लो बेटा, अवांछनीय व्यवहार को, किसको? अवांछनीय, और ये किसको? वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है और लक्ष्य की ओर, जबकि नेगेटिव प्रोत्साहन अवांछनीय व्यवहार को खत्म करके आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है। आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत बेहतरीन लगी होगी, मजा आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सभी सिद्धांत आज के काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी मजेदार थे, और आई होप आपको सारे के सारे सिद्धांत समझ में भी आ गए होंगे। नहीं सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अभी 2-3 लेक्चर आपका अभिप्रेरणा चलेगा, तो हम लोग इसी बीच में अभिप्रेरणा आपके जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो कमेंट में बताइएगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। कल मिलेंगे कुछ और नए सिद्धांत के साथ। तब तक आप सब लोग घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे विदा दीजिए, टाटा बाय बाय।